नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं खास तौर से बंगाल के दो समुदायों की। और बंगाल नहीं, बंगाल से मतलब वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल में रह रहे किंतु बांग्लादेशी हिंदू और बांग्लादेशी मुसलमानों की। अब दोनों पिटीशनें एक साथ आईं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक के लिए तो सरकार को थोड़ा आड़े हाथों लिया, दूसरी के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम इसको धर्म के आधार पर नहीं देख सकते, हम इसको अटैच कर रहे हैं ओरिजिनल पिटीशन के साथ। अब दोनों पिटीशनों का मतलब मैं तो समझता हूँ ये संयोग है या ये फिर लाने की कोशिश की गई या फिर हिंदू समाज इतना जागृत हो गया है कि वो एनजीओस जो उधर से एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उसके विरोध में भी एनजीओस आ गए हैं। और ये एक अच्छा साइन समाज के उत्कृष्टता का होता है, समाज के उठने का होता है, समाज के लिए लड़ने का विषय होता है। विषय क्या है? एसआईआर के मामले में हम सब जान रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार को वो आड़े हाथों ले रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जिनकी अदालत में शुरू से ये मामला पड़ा है, उन्होंने अभी तक तो कोई रिलीफ किसी को दी नहीं। उन्होंने कहा भाई अगर कोई स्पेशल आपको लगता है कि कोई मामला गड़बड़ है वो हमारे पास लेकर आइए, कहीं कुछ गलत हुआ है वो मेरे पास लेकर आइए, लेकिन आप पूरी पॉलिसीज को एकदम फेंक देंगे और आप ये कह रहे हैं कि इसको बंद कर दीजिए, ये तो ठीक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का मेन डोमेन है और इलेक्शन कमीशन के डोमेन में इलेक्शन कमीशन को तय करने दीजिए। खैर, अब एक विषय जो बंगाल का मैंने कल भी उसका दूसरा काउंटर पार्ट गवर्न किया था या उसको डील किया था, उसका ये वाला हिस्सा जो आपको याद होगा, कोलकाता हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों को तत्काल बांग्लादेश से वापस लेकर आइए और बांग्लादेश से वापस लाकर हम इनको सुनना चाहते हैं। मतलब उन लोगों के लिए कहा था कि जिनके परिवार के लोग या जिनकी रिश्तेदारियां यहाँ पर थीं या रिश्तेदारियां यहाँ पर हो गई थीं, उन लोगों ने पिटीशन डाली कि साहब मैं उसकी माँ हूँ, किसी ने कहा मेरा तो सब कुछ बना हुआ है और वो बांग्लादेश डाल दिया। अच्छा, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो हंगामा मचाने वाले लोग हैं, ये इस बात को एक छोटी सी बेसिक चीज को अंडरस्टूड क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जब बांग्लादेश के लिए भारत सरकार ने भेजा होगा, जब वहां पर प्लेन उतरा होगा, जब वहां बॉर्डर पर एंट्री हुई होगी, तो बांग्लादेश ने बिना रिकॉग्नाइज किए इनको वापस कैसे ले लिया? फिर से मैं कहता हूं भाई, अमेरिका ने अपने एयरफोर्स के जो उनके प्लेन थे उनसे हमारे यहां चंडीगढ़ में उतार दिए और कहा कि ये इलीगल इमिग्रेंट हैं, भारत के हैं, ये हमारे यहाँ आ गए थे, हम आपको छुड़वाए देते हैं। भारत में वो उतरे तो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम तो भारत में भी है। भारत में कोई भी प्लेन उतर कर आता है, विदेशी प्लेन उतर कर आता है, सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक के साथ उसको अगर वो विदेशी है तो अपना वीजा दिखाता है और वीजा की सैंक्शन दिखाता है, और अगर वो देशी भारत का है तो भारत का पासपोर्ट दिखाता है। और पासपोर्ट अगर नहीं है और वो आ जाता है तो भारत सरकार उसको डिटेन करती है। डिटेन करने के बाद फिर वो उसका वेरिफिकेशन करवाती है और जब ये पता लग जाता है कि नहीं ये हमारा ही नागरिक है तो उसको उसके घर भेज देती है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण अपने पास खाड़ी से भी आते हैं। खाड़ी से प्रकरणों की बात जब हम करते हैं तो खाड़ी के प्रकरणों का मतलब यह है कि खाड़ी के प्रकरणों का मतलब यह है कि खाड़ी में अक्सर ये शिकायतें सामने आती रही हैं कि खाड़ी में जो खाड़ी के जो लोग यहां से जाते हैं उनके वीजा रख लिए जाते हैं, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं या जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। तो जो वो लोग जिनके वो छीन लिए जाते हैं, फिर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय उसमें एक्टिव होता है और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय एक्टिव होकर उनको भारत में लेकर आता है। भारत में जब वो लेकर आता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करती है, तभी, या विदेश मंत्रालय यहां होम मिनिस्ट्री को देता है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है, तभी भारत में घुसने देते हैं। तो जो लोग भी बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेशी हों या रोहिंग्या हों, जो भी हैं, जिन देशों के लोग हमारे देश में आए, भारत सरकार ने उनको पकड़ा, डिटेंशन सेंटर में रखा। डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद उनको फिर
उस एफटी पे चलाया, यानी कि फॉरेन ट्रिब्यूनल में चलाया। फॉरेन ट्रिब्यूनल में क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। इन दोनों ने मिलकर ये तय किया, उनसे स्टेटमेंट लिए और जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, जो पुलिस का अपना कंसर्न था, होम मिनिस्ट्री का अपना कंसर्न होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो डिसीजन देते हैं। मतलब ऐवे नहीं है कि किसी को भी हमने दिल्ली से पकड़ा और उसको प्लेन में भरा और छुड़वा दिया। प्लेन का भी खर्चा हम क्यों करेंगे भाई, इतने महंगे टिकट होते हैं। या हम बॉर्डर पर ले जाकर उसको छोड़ दिया और कहा जाओ बांग्लादेश में घुस जाओ, तो बॉर्डर उनकी जो जो रेंजर्स होते हैं वो तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के रेंजर्स उनको घुस लेने देंगे, कोई भी घुस जाएगा, या भारत में कोई भी घुस आएगा। पाकिस्तान का कोई मुसलमान अमेरिका में पकड़ा जाता है और वो ये कहता है मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत में अमेरिकन सरकार भेज दे और हम उसको अपने पास रख लें और कहें ठीक है भाई ये तो अपना ब्रदरहुड है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो सिंपल सी बात है वो ये है कि जब इन लोगों को बांग्लादेश में छोड़ा जाता है, वहां डिपोर्ट किया जाता है, तो डिपोर्ट करते समय बांग्लादेश की सरकार भी क्रॉस वेरीफाई करती है, उसके बाद ही वो उनको लेती है। अदरवाइज कैसे, हम कहीं फेंक तो आएंगे नहीं कि हम अब फाइटर जेट उड़ाया और हमने बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया और लौटाए। तो ये बात थोड़ा हजम नहीं होती। लेकिन भाई भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात जब हम करते हैं तो सिटीजन नॉन सिटीजन सब की बात करते हैं, और इक्वलिटी बिफोर लॉ के अलावा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो सिटीजन नॉन सिटीजन सब की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट तो हम सिटीजन को देते हैं, लेकिन इक्वलिटी हम उनको भी देते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको भी देते हैं। ये हमारे यहाँ का बेसिक रूल है। लेकिन ये रूल क्या ऐसी परिस्थितियों में जो इलीगल इमिग्रेंट है उसमें भी लागू होगा? अब एक बच्चा, एक मां, पिता और 8 साल का बच्चा, एक प्रेग्नेंट महिला, इसको भारत सरकार ने अपने यहां दिल्ली में पकड़ा, दिल्ली में पकड़कर और उन्होंने सब वो किया, एफटी के सामने प्रेजेंट किया, एफटी ने वेरीफाई कर दिया, उन्होंने अपना पता भी बता दिया, बांग्लादेश का उनका कंसर्न भी बता दिया और हमने बांग्लादेश उनको छुड़वा दिया। बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, भाई उसको सुने बगैर, उसको अपॉर्चुनिटी दिए बगैर ये वो कैसे हो गया। खैर वो चला गया, भारत सरकार बाद में आ गई सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा भाई कोलकाता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। और फिर ये मामला भी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस जयमाल्या बागची की अदालत में पड़ा और उनसे उन्होंने मतलब बात करी। अब वो बड़े बड़े वकील, हम सब जानते हैं कौन कौन वकील इसमें खड़े होते हैं, वो सब आगे उन्होंने कहा साहब महिला प्रेग्नेंट थी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसको कैसे छोड़ा जाना चाहिए। अच्छा इनके नाम देखिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी हैं तो भारत में आकर नाम कैसे रखते हैं, गुड्डू, पप्पू, बबलू ऐसे। और फिर सोनाली, मतलब लड़की ने जिस प्रेग्नेंट लड़की की बात करी जा रही उसका नाम सोनाली आगे है खातून। अगर खातून ना पढ़े तो वो अपना सोनाली नाम बताती है, बात खत्म हो गई। तो सोनाली खातून। पति का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, भोंदू शेख। पिता का नाम है भोंदू शेख और लड़की का नाम है सोनाली खातून। भोंदू भारत में नाम पाए जाते हैं, भारतीय नामों से मिलता है, और सोनाली भी भारत में पाए। मैं ये कह रहा था कि इनके ये हिंदू नाम रखते हैं और सरनेम लगाकर फिर अपनी पहचान बताते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर वो कैसे, ये इनके नाम खुद बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। अब इनका 8 साल का बच्चा है, उसका नाम भी साबिल, मतलब सिब्बल की तरह ही रखा, साबिल उसका नाम रखा। अब इनको डिपोर्ट कर दिया भारत सरकार ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चले आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई इनको अपॉर्चुनिटी दिया। आप ये लोग आए कि ये कहते हुए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इसको क्यों नहीं लिया। सब ह्यूमैनिटेरियन, वो प्रेग्नेंट थी, घोर प्रेग्नेंट थी। मैं तो घोर प्रेग्नेंट समझ नहीं पाएगा, घोर प्रेग्नेंट कैसे होती है। उन्होंने कहा साहब बहुत इंटेंसिटी में प्रेग्नेंट थी। अब इसका मतलब शायद ये होगा कि 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है या 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 9 महीने की प्रेग्नेंट है, बस डिलीवरी होने ही वाली है, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि ओनली ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन्होंने बात कही और कहा साहब बच्चों और उनकी पत्नी और महिला, इसको थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर तो आना चाहिए। वीमेन की कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए। वीमेन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार ने कहा कि हम साहब ये कौन सा प्रेसिडेंट सेट करेंगे, आप ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो बता रहे हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है। भविष्य में हर कोई चलाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का कि वो ये तो। अच्छा एक बात और है कि ये प्रोडक्शन फैक्ट्री तो लगा कर आते ही हैं, मतलब परिवार नियोजन तो उनको आता नहीं है, क्योंकि परिवार नियोजन तो 1400 साल पहले ही कोई मना कर गया। और बच्चे ज्यादा पैदा करो, विश्व पर शासन करो, और वहां उनको आबादी चाहिए। उस समय मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी, क्योंकि वो तो लुटेरा वर्ग होता था, लूटने जाता था, रास्ते में कहीं मार दिया जाता था, तो उनकी संख्या कम हो जाती, इसलिए 4-4 बीवियां रखने का भी प्रावधान रखा गया कि भाई इनकी बेवा होंगी, इनका क्या होगा। तो इनके विषय में ये बच्चे पैदा करते हैं खूब,
तो भैया आप अभी एक को कहोगे कि बच्चा इसका है, तो अगले साल कहोगे इसका, अगले साल डिपोर्टेशन, तब तक फिर पेट में होगा कोई ना कोई। तो कहां तक ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लोगे, ये भी सवाल है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने, भारत सरकार ने कहा कि साहब ये प्रेसिडेंट सेट करना ठीक नहीं है, ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं यहां से वेरीफाई करके एफटी में, हमने फॉरेन ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाकर बांग्लादेश में उनको भेजा है, बांग्लादेश के, और जो मैंने बताया वैसा सब कुछ। सीजीआई ने कहा कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कोई प्रेसिडेंट सेट ना हो। बड़ी अच्छी बात कही सीजीआई ने। सीजीआई ने कहा कि कोई प्रेसिडेंट सेट ना हो, कोई हम ऑर्डर में ना लिखें, इसलिए आप खुद उनको बुलाकर मुकदमा चलाइए। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऑर्डर में लगा दें ताकि इसका कोई नजीर बन जाए। अब देखिए बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप, भारत सरकार खुद अपनी तरफ से स्टेप ले, हम कोई ऑर्डर ना करें, हम ऑर्डर शीट में कुछ ना लिख दें, क्योंकि हम ऑर्डर शीट में अगर कुछ लिख देंगे तो ये नजीर जरूर बन जाएगी, फिर भविष्य में ये ऑर्डर दिखाए जाएंगे उन्होंने बुला लिया था, उन्होंने आदेश कर दिया। इसलिए ओरली हम आपसे बात कर रहे हैं। अब इन्होंने उधर से आगे सब मां को बच्चे से अलग कर देना कहा कि इंसाफ है, पिता को भी डिपोर्ट कर दिया, मां को भी डिपोर्ट कर दिया, दादा दादी बाबा को भी डिपोर्ट कर दिया, अब नानी के पास ये बच्ची है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को सजेशन दिया कि आप अपने मन से इसको वापस लाकर वेस्ट बंगाल में ले आइए और फिर इसको यहां कोर्ट की हियरिंग एक और करवा दीजिए, फिर तय करेंगे। एक तो ये विषय है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जब कहा कि भाई इससे प्रेसिडेंट तय नहीं होना चाहिए, इसका कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा, इसका कोई नजीर बन जाएगी, तो बहुत गलत हो जाएगा और ये फिर भविष्य के लिए हमारे लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, हम डिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस समय, जैसे योगी जी ने हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बना दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दे दिए चिन्हित करिए, एसआईआर के साथ ही चिन्हित करिए। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी भी राज्य में हो, वो इस समय बहुत कंसर्न है इस विषय में कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर जाना चाहिए। वो अलग बात है तमिलनाडु नहीं करेगा, केरला नहीं करेगा, बंगाल नहीं करेगा, ये सब अपने बचाने पर हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे बचाया जाए, लेकिन ये ही इनका विधि इनकी सरकार हटाने का भी साधन बनेगा, एसआईआर का विरोध और ये इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला। तो यहां पर जो डिपोटेशन का मामला था, वो डिपोटेशन का मामला ये संसद में उठाना चाहते थे, इसलिए संसद भी नहीं चलने दी उन्होंने कल। और यही डिपोटेशन, ये एसआईआर का मामला भी संसद में हंगामा कर रहे थे कि पहले डिपोटेशन और ये कर लो, आप इनको भेज कैसे रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही कि हम साहब प्रोसीजर अपनाकर इनको तत्काल वापस करेंगे। वो अलग बात है कि वो चिल्ला नहीं रहे, वो कोई उसकी डेटा शीट नहीं दे रहे, वो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं पब्लिश कर रहे, क्योंकि ये काम करने वाले हैं, ये काम चिल्लाने वाले नहीं। अब ये काम तब सामने आते हैं जब कोर्ट में रोज केस चला आता है कि साहब ये 5 और 4। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। बागची साहब ये कह रहे हैं, मेरे ब्रदर बागची साहब ये कह रहे हैं कि केस टू केस ही वेरी करता है, इसका कोई जनरल ऑर्डर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं सीजीआई का ये जो महत्वपूर्ण और ऑनरेबल जस्टिस बागची का जो मतलब विद्वतापूर्ण उन्होंने कहा कि भाई केस टू केस हम डील करेंगे, इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं बनाएंगे। जनरल फार्मूला का मतलब है ये करोड़ों लोग उस फार्मूले को लगाते हुए अभी तमाम हाई कोर्ट और ये और राज्य सरकारों को, फिर राज्य सरकार कुछ करेंगे तो कंटेम्प्ट लेकर चले आएंगे, फिर अगली बेंचें कहेंगे तो वो पिछले चीफ जस्टिस कहेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए रिकॉर्ड पर कुछ नहीं करना चाहते, इंडिविजुअल केस टू केस डील होगा, इसका कोई हम जनरल फार्मूला नहीं बनाना चाहते, किनको वापस लाना किनको नहीं लाना। ये सरकार का काम है कि वो डिपोर्ट करें। ये ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का एक अच्छा कदम मुझे लगता है दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरा केस आया सुप्रीम कोर्ट में, एक मतलब उसको पीआईएल मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सीएए प्रोटेक्टेड रिफ्यूजी, सीएए प्रोटेक्टेड रिफ्यूजी मामला कहां का है? वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल एसआईआर का तो विरोध कर रहा है, लेकिन सीएए प्रोटेक्टेड जो रिफ्यूजी हैं, यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केंद्र सरकार लाई थी, जिसके तहत बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम जो प्रोसिक्यूटेड थे, जो भारत में आ गए, जिनका सीएए ने प्रोटेक्शन कर दिया था, यानी कि सीएए पास करके उनको प्रोटेक्टेड कर दिया गया था। और उससे पहले भी हालांकि रिफ्यूजी एक्ट उसके, हालांकि वो फॉरेनर्स एक्ट में नहीं आते थे, ये 1950 में ही तय कर दिया गया था, ना फॉरेनर्स एक्ट में आएंगे और ना ही वो पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि उनको तो 47 में ही आना था, नहीं आ पाए वो अलग बात है। तो यहां पर इनके एसआईआर की प्रक्रिया में तो पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार इनको वहां आसरा देने को तैयार नहीं है।
तो पिटीशन एक आ गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब जो एसआईआर हो रही है, इस एसआईआर में खतरा ये है कि जो इन देशों से यहां पर लोग आए हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और बाकी लोग, नॉन मुस्लिम खासतौर से 2014 के बाद, उनके प्रोटेक्शन की बात की जानी चाहिए, उस पर ऑर्डर होना चाहिए। आप उस पर ऑर्डर करिए और हिंदुओं को बचाइए। अब चाहिए वेस्ट बंगाल की सरकार एसआईआर में मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रही, हिंदुओं को डालने की कोशिश नहीं कर रही, जबकि सीए के कानून में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रकरण पे जो आत्मादीप नाम की एक एनजीओ ने पीआई डाली, उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए, जो कोई भी कर सकता है। लेकिन भारत में ये विपक्षी क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है, और इस मेजर कंसर्न को कैसे डील किया जाएगा मैं नहीं समझता। आप लोग लिखकर बताइए कि इनमें और क्या आपके दिमाग में आ सकता है और क्या सजेशंस हो सकते हैं, तो फिर हो सकता है कि उस पर भविष्य में हम कुछ काम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।